Hello students, good morning. Hope you are all doing good at your place. Today in this video we will discuss company accounts. कंपनी अकाउंट्स, कंपनी जैसे नाम से ही पता लग रहा है, कंपनी एक ऐसी कृत्रिम व्यक्ति की तरह एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। कंपनी का निर्माण कैसे होता है, कंपनी क्या होती है और कंपनी का जो स्वरूप है वो किस प्रकार से बनता है। इस अध्याय में हम उसको विस्तृत रूप से उसका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, कंपनी का जो स्वरूप है, कंपनी का जो निर्माण है वो क्यों किया जाता है। कंपनी लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई गई, कानून द्वारा मान्यता प्राप्त एक अच्छी ऐच्छिक संस्था होती है जिसका अंश पूंजी हस्तांतरणीय अंशों में विभाजित होता है। इसलिए कंपनी का अस्तित्व स्थायी होता है। कंपनी के अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, परंतु कंपनी का प्रबंध अंशधारियों द्वारा निर्वाचित संचालक मंडल करता है। अंशधारियों का दायित्व उनके द्वारा खरीदे गए अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित होता है। कंपनी के निर्माण व समापन कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार होता है। तो बच्चों, जो कंपनी है उसका जो अस्तित्व है वो स्थायी होता है और कंपनी के जो अंश हैं, अंश पूंजी है, वो भी ट्रांसफरेबल होती है और एक कानून द्वारा मान्यता प्राप्त एक ऐसी संस्था है जो एक कृत्रिम व्यक्ति की तरह व्यवहार करती है। जैसे व्यक्ति का जन्म होता है ऐसे कंपनी का भी निर्माण होता है, जन्म होता है, बाल्यावस्था होती है, जवानी होती है, बुढ़ापा होता है। ऐसे कंपनी का भी एक समय आता है कि उसका जो है अच्छा समय होता है, उसको हम उसका बाल्यकाल और उसका जो बूम होता है उसके आधार पर हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी का जो निर्माण है वो उसका जो और समापन है वो उसके अनुसार अब होता है। और जो कंपनी की जो परिभाषा विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक हैं मैनेजमेंट के, हैने ने इसकी परिभाषा दी। हैने ने कहा, कंपनी राजनियम द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व होता है, जिसे निरंतर उत्तराधिकार प्राप्त होता है और जिसकी सर्वमान्य मुद्रा होती है। देन कंपनी की विशेषताओं में कृत्रिम व्यक्ति, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया, कृत्रिम व्यक्ति कंपनी कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होता है। एंड पृथक वैधानिक अस्तित्व, सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी का अस्तित्व इसके सदस्यों से पृथक होता है। कंपनी अपने नाम से संपत्तियों का क्रय विक्रय, व्ययों का भुगतान, आय की प्राप्ति और दूसरे पक्षों का दावा करना, व्यवसाय का संचालन करना, बैंक में खाता खोलना इत्यादि ये सभी कार्य कर सकती है। एंड नेक्स्ट है स्थायी जीवन। कंपनी के जीवन काल पर इसके सदस्यों की मृत्यु, पागलपन, दिवालियापन अथवा परिवर्तन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अंशधारी आते रहते हैं और जाते रहते हैं, परंतु कंपनी हमेशा चलती रहती है जब तक कि कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी का समापन ना कर दिया जाए, तब तक कंपनी हमेशा चलती रहेगी। कॉमन सील, क्योंकि कंपनी का भौतिक अस्तित्व नहीं होता, अतः ये अपने संचालकों के माध्यम से कार्य करती है। संचालकों द्वारा तैयार किए गए सभी प्रलेखों पर कंपनी की सार्वमुद्रा अर्थात मोहर अंकित की जाती है। सार्वमुद्रा कंपनी के हस्ताक्षर का कार्य करती है क्योंकि कंपनी का अस्तित्व कानून की दृष्टि से मान्य होता है। नेक्स्ट है सीमित दायित्व। कंपनी के अंशधारियों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित होता है। जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो केवल उनका जो दायित्व है वो सीमित होता है। एंड उनको जो है अंकित मूल्य जो होगा, जो उनको शेयर्स होगा, उनके ऊपर उनको डिविडेंड मिलेगा, लाभांश मिलेगा जब कंपनी को लाभ होगा।
और नेक्स्ट है अंशों की हस्तांतरण, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनी की पूंजी हिस्सों में विभाजित होती है और प्रत्येक हिस्से को अंश कहते हैं, शेयर कहते हैं। यह अंश कुछ शर्तों के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से ट्रांसफरेबल होते हैं, अर्थात क्रय विक्रय किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रबंध का स्वामित्व से अलग होना। अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। यस, शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, परंतु इनकी संख्या इतनी अधिक होती है जिस कारण से ना तो यह संभव है और ना ही उचित कि सभी अंशधारी कंपनी के प्रतिदिन के प्रबंध में भाग ले सकें। इसलिए कंपनी का प्रबंध अंशधारियों द्वारा नियुक्त किए गए संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। बच्चों, जो कंपनी है उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं और जो शेयर होल्डर्स हैं वो मिलकर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चयन करते हैं और जो संचालन है कंपनी का वो केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करते हैं। नेक्स्ट है ऐच्छिक संघ। कंपनी कुछ व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संघ होता है जिसका निर्माण कानूनी प्रक्रिया द्वारा होता है, परंतु कोई भी विधान व्यक्तियों को कंपनी बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। नेक्स्ट है बेटा शेयर जो होते हैं। जैसा मैंने कहा कि कंपनी जो है अपनी पूंजी को अर्जित करने के लिए शेयर इशू करती है। तो जो शेयर है वो क्या चीज़ है? शेयर जैसे मान लीजिए कंपनी की समस्त पूंजी एक निश्चित राशि के हिस्सों में विभाजित होती है, ऐसे प्रत्येक हिस्से को हम क्या कहेंगे? अंश कहते हैं। जैसे कंपनी की पूंजी को जो है वो 50 लाख रुपए के लिए जो है उसको रजिस्टर्ड किया है सेबी ने, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 10 रुपये जो उसका कंपनी का जो हिस्सा है शेयर है वो 10 रुपये है, तो प्रत्येक 10 रुपये वाला जो हिस्सा उसको हम क्या बोलेंगे? अंश बोलेंगे, शेयर बोलेंगे, उस कंपनी का एक जो उसका एक हिस्सा बोलेंगे। तो इस प्रकार जो इस कंपनी के जो 50 लाख जो इसकी टोटल पूंजी थी, कैपिटल थी, तो इसके कितने बन गए? 5 लाख शेयर बन गए। इसके 5 लाख शेयर जो है कंपनी की कहलाएगी कि इस कंपनी के पास इतने शेयर हैं। तो कंपनी के प्रत्येक अंश का एक नंबर होता है जिससे इनकी पहचान करना तथा गिनती करना आसान हो जाता है। अब ये जो अंश होते हैं इनकी नेचर कैसी है? किसी भी कंपनी के चल संपत्ति होते हैं। कंपनी अंतर नियमों के प्रावधानों के अनुसार कोई भी अंशधारी किसी भी व्यक्ति को अपने अंशों को बेच सकता है, और कोई भी व्यक्ति जो अंशों के द्वारा कंपनी में राशि विनियोजित करता है, इन्वेस्ट करता है, उसे कंपनी के हम क्या बोलेंगे? उनको शेयर होल्डर्स बोलेंगे कि वो उस कंपनी का शेयर होल्डर है क्योंकि उसने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, उसमें पैसा लगाया है, और वह लाभ हिस्से के रूप में अंशों पर लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। जो कंपनी में जो व्यक्ति पैसे लगाते हैं किसमें? शेयर के रूप में, और वो जो शेयर हैं वो जो शेयर्स के ऊपर जो उनको जो पैसे मिलते हैं उसको ब्याज नहीं बोलते, उसको डिविडेंड बोलते हैं बच्चों, लाभांश बोलते हैं उसको हम यहाँ पर। नेक्स्ट है अंशों के जो प्रकार हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक सार्वजनिक कंपनी जो पब्लिक कंपनी है उसके 2 प्रकार के अंश निर्गमित कर सकती है। नंबर 1 है पूर्वाधिकार अंश, प्रेफरेंस शेयर्स, और नंबर 2 है समतांश, इक्विटी शेयर्स इसको बोलते हैं। अब ये पूर्वाधिकार अंश क्या होता है? पूर्वाधिकार अंश उन्हें कहते हैं जिन्हें निम्नलिखित 2 अधिकार प्राप्त हैं। पूर्वाधिकार प्रेफर, एक तो उन्हें क्या होता है कि निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है तथा यह लाभांश इनको समतांशधारियों से पहले मिलता है। कंपनी को चाहे लाभ हो चाहे नहीं हो, लेकिन जो पूर्वाधिकार अंश हैं जो भी परसेंटेज होगा उसके आधार पर उनको उसका जो हिस्सा है लाभांश का वो मिलेगा और इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलेगा। नंबर 2 है कंपनी के समापन की दशा में इनकी जो पूंजी है वो समतांशधारियों से पहले वापिस प्राप्त करने का अधिकार होता है। इनको सबसे अंश इक्विटी शेयर होल्डर से पहले कंपनी के समापन पर इनको पूंजी लौटाई जाती है। नेक्स्ट, पूर्वाधिकार अंश जो है वो उसके भी आगे कई प्रकार हैं, जैसे संचय पूर्वाधिकार अंश। कभी कभी कंपनी पर्याप्त लाभ न होने के कारण पूर्वाधिकार अंशों का लाभांश नहीं दे पाती, लाभांश डिविडेंड, तो आगामी वर्षों में लाभ होने की स्थिति में पिछले वर्ष का लाभांश उस वर्ष के लाभांश में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार इन अंशों के अंशधारियों को आगामी वर्षों में लाभांश की बकाया राशि लेने का भी अधिकार प्राप्त होता है। समझे बेटा? यस। नेक्स्ट है असंचयी पूर्वाधिकार, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। यह इस प्रकार के जो अंश होते हैं
और जब कंपनी को किसी वर्ष लाभ न हो तो उस वर्ष का लाभांश अगले वर्ष में जमा नहीं किया जाता, अर्थात गत वर्षों के लाभांश की बकाया राशि लेने का अधिकार उन्हें नहीं मिलता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 2009 में कोई लाभांश नहीं दिया गया तो 2010 या किसी अन्य वर्ष में पर्याप्त लाभ होने पर इन अंशों पर 2009 का लाभांश नहीं दिया जाता, तो इसको बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ये अंश ऐसे होते हैं जिनकी राशि कंपनी द्वारा अपने जीवन काल में एक निश्चित अवधि के पश्चात या एक विशेष सूचना द्वारा लौटाई जा सकती है। एंड नंबर 4 एक प्रकार होता है नॉन रिडीमेबल। ऐसे अंशों की राशि कंपनी अपने जीवन काल में नहीं लौटा सकती और जब कंपनी का समापन होता है तभी इस प्रकार के जो रिडीमेबल जो प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे होते हैं उनका भुगतान किया जाता है। और नेक्स्ट है परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। जिन पूर्वाधिकार अंशों को साधारण अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है उन्हें परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश कहा जाता है। एंड नेक्स्ट है अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश नॉन कन्वर्टिबल। इन अंशों के स्वामियों को इन अंशों को साधारण अंशों में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं दिया जाता। और ये आगे है भाग युक्त पार्टिसिपेटिंग। इन अंशों के अंशधारियों को साधारण अंशों पर लाभांश देने के पश्चात बचे हुए लाभ में से भी हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त होता है। एंड नेक्स्ट है अभाग युक्त। इन अंशों पर स्वामियों को अतिरिक्त लाभ में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। एंड नेक्स्ट है पहले हमने किया बेटा प्रेफरेंस शेयर्स, नेक्स्ट है अब इक्विटी शेयर्स। देखो इक्विटी शेयर्स क्या हैं। कंपनी अधिनियम के अनुसार जो अंश पूर्वाधिकार अंश नहीं होते वो नेचुरली है वो कैसे होंगे, इक्विटी शेयर्स होंगे। तो समता अंश कंपनी में स्वामी की पूंजी को प्रदर्शित करते हैं। इन अंशों पर लाभांश की एक निश्चित दर नहीं होती। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई भी निश्चित दर से लाभांश नहीं मिलता। तो जो समतांशधारियों को लाभ अधिक होने पर अधिक लाभांश मिलता है और कम लाभ होने पर कम लाभांश प्राप्त होता है। यदि कंपनी को किसी वर्ष लाभ नहीं होते तो उन्हें लाभांश नहीं दिया जाता। तो कंपनी के समापन पर समतांशधारियों को पूंजी पूर्वाधिकार अंशधारियों की पूंजी के वापस करने के पश्चात ही की जाती है। तो ना तो लाभांश का पूर्वाधिकार होता है और ना ही कंपनी की समाप्ति पर पूंजी वापस लेने का अधिकार होता है। तो इसलिए समतांशधारियों को कंपनी की वार्षिक सभा में वोट डालने का अधिकार होता है तथा यह कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करती हैं। जो शेयर होल्डर्स होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, जैसा मैंने पहले आपको बताया था, दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी और यही जो हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव में भाग ले सकते हैं और यही कंपनी के कार्यों को भी नियंत्रित करती हैं। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के उनको राइट ऑफ वोट नहीं होता है और ना ही उनको कंपनी के अन्य कार्यों में भाग लेने का अधिकार होता है। एंड इसलिए उनको जो है वो निश्चित दर से लाभांश मिलता है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। तो पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश अंतर नियमों द्वारा निर्धारित दर से दिया जाता है। जो पूर्वाधिकार अंश होते हैं, जो भी नियम होते हैं, उन नियमों के अनुसार इनको निश्चित दर से लाभांश मिलता है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स में यहाँ पर इस प्रकार का जो लाभांश है वो नहीं मिलता है। लाभांश का जो भुगतान है वो समता अंशधारियों से पहले दिया जाता है और इनको बाद में मिलेगा। एंड पूंजी की वापसी कंपनी की समापन में से पहले जो है सबसे पहले इनको दिया जाएगा और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो है वो पूंजी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। और वोट देने का अधिकार, मीटिंग में वोट डालने का अधिकार नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया अभी, केवल विशेष परिस्थितियों में ही वो मत देने का सीमित अधिकार होता है। एंड इन्हीं कंपनी की मीटिंग में वोट डालने का पूरा अधिकार होता है। एंड नेक्स्ट है कि प्रायः इन्हें कंपनी के प्रबंध में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता। जैसा मैंने कहा, केवल जब इनके हितों में कटौती की जाए तभी वो हस्तक्षेप कर सकते हैं। लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के प्रबंध में भाग लेने का पूरा अधिकार रखते हैं होता है। जो शोधन है, शोध्य पूर्वाधिकार अंशों की दशा में एक निश्चित अवधि के पश्चात पूंजी लौटानी होती है। ओके। एंड समता अंशों पर पूंजी केवल कंपनी के समापन पर ही लौटानी होती है। एंड इसकी जो अनिवार्यता है, पूर्वाधिकार अंश निर्गमित करना अनिवार्य नहीं होता। एंड समता अंश निर्गमित करना कंपनी को क्या होता है,
अनिवार्य होता है। लाभांश का यदि किसी वर्ष इन अंशों पर लाभांश नहीं दिया जाता तो लाभांश की बकाया राशि संचित हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव, जैसा मैंने आपको बताया। इन अंशों पर किसी वर्ष लाभांश नहीं मिलने पर लाभांश की बकाया राशि को कोई भी क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव कोई भी जो है नियम लागू नहीं होता है। तो बेटा होप आपको ये जो बेसिक जो है प्रिलिमिनरी कंपनी के बारे में उसकी विशेषताएं, शेयर्स अंश दो प्रकार के, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स के बारे में इसमें हमने इस वीडियो में अध्ययन किया, एंड द डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर्स। होप बेटा आपको बच्चे पसंद आया होगा। डू गिव मी फीडबैक। थैंक यू सो मच।